नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जीपीएससी गिग चैनल में। तो आज हम देखेंगे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि अभी बहुत न्यूज़ में है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया ड्राफ्ट लेके आई है जो 2006 के ड्राफ्ट को रिप्लेस करेगी। तो आइए हम देखते हैं कि भाई ईआईए होता क्या है और इसके क्या क्या फीचर्स है और ये नया ड्राफ्ट क्या कहता है। सो व्हाट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि भाई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है। UNEP defines environmental impact assessment as a tool used to identify the environmental, social and economic impacts of a project prior to decision making। मतलब कि अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है नया, तो उससे पहले ही हम उसका असेसमेंट करें। असेसमेंट कैसे कि भाई अगर कोई प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल कोई कोल माइनिंग झारखंड में आने वाली है, फॉर एग्जांपल अदानी अदानी इंडस्ट्रीज कोई कोल माइनिंग सेटअप करने वाली है झारखंड के आसपास, तो उससे पहले अपन उसका असेसमेंट करें कि अगर एक कोल माइन यहाँ पे स्टार्ट होगी तो उनकी एनवायरमेंटल, उनकी सोशल और इनकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या क्या आएगी। आसपास कोई ट्राइबल एरिया है, कोई ट्राइब से रह रही है, आसपास कोई इकोलॉजी है, कोई रिजर्व फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे क्या उसकी इम्पैक्ट आएगी, उसका पूरा अपन असेसमेंट करें और उसके बाद ही हम उसकी अप्रूवल दें। सो इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है प्रोजेक्ट प्रायर अप्रूवल, कि भाई प्रोजेक्ट स्टार्ट होवे उससे पहले हमें उसकी अप्रूवल लेनी है, लाइक प्रोजेक्ट प्रायर टू डिसीजन मेकिंग। ठीक है। फर्दर इट एम्स टू प्रेडिक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एट एन अर्ली स्टेज। जैसे मैंने कहा कि भाई पहले उसकी अर्ली स्टेज में उसकी अपन असेसमेंट करें, अगर बाद में असेसमेंट करें तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उससे पहले तो कुछ और डैमेज हो चुका होगा। In project planning and design, find ways and means to reduce adverse impacts, shape project to suit the local environment and present the predictions and options to decision makers। भाई पहले से अपन उसका अर्ली अर्ली स्टेज से अपन उसका प्लानिंग करें, उसकी पूरी डिज़ाइन बनाए और उसका देखें क्योंकि अगर कोई यहाँ पे कोल माइन आने वाली है तो उससे उसकी इम्पैक्ट अपन उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, और अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है रिड्यूस होने का तो अपन उसको अप्रूवल दे या ना दे। अपन एक अप्रेजल कमेटी उसका पूरा रिपोर्ट बनाए और वो अथॉरिटी को दे कि भाई इसको अप्रूवल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। आई होप कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी। तो अपन देखते हैं कि ईआईए इंडिया में आया कब से। तो कि भाई इंडिया में टिल 1994 बस एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव की विंग थी, वो अप्रूवल दे देती थी, पर कोई बिल या कोई एक्ट नहीं था कि भाई जो स्पेशली ईआईए के ऊपर ही बेस्ड हो। फिर 2006 में सितंबर 2006 एक ईआई का नया ड्राफ्ट आता है। इवन एज ऑन डेट 2006 से लेकर 2020 तक इसी ड्राफ्ट के बेस के ऊपर अप्रूवल दी जाती है। तो ये ड्राफ्ट क्या कहता है कि भाई द नोटिफिकेशन मेक्स इट मैंडेटरी फॉर वेरियस प्रोजेक्ट सच एज माइनिंग, thermal power plants, rivers valley infrastructure, road, highway, ports, harbors and airports and industries including very small electroplating और foundry units to get environmental clearance। अगर इनमें से कोई भी इंडस्ट्रीज हो, लाइक माइनिंग, रिवर वैली, कोई इंफ्रा का प्रोजेक्ट और कोई इंडस्ट्रीज, तो इसको सेटअप करने के से पहले आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना होगा। यहाँ पे फिर वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कोई भी हो, इसका एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए। ठीक है। तो इनके स्टेजेस कौन से होते हैं और इनके फीचर्स क्या क्या है। सो 2006 के एक्ट के मुताबिक इसके फीचर्स में दो है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए क्या कहती है कि भाई अप्रेज एट नेशनल लेवल। ठीक है कि भाई इसका नेशनल लेवल पे अप्रेजल होगा और इसके लिए इनकी अथॉरिटी कौन होगी, तो इसकी अथॉरिटी होगी इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी एंड एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी। जो जो बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी अप्रूवल दी जाएगी एट अ कैटेगरी ए लेवल, एट अ नेशनल लेवल, और कैटेगरी बी का होगा बाय एट स्टेट लेवल, उनके लिए अप्रेज्ड एट स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी एंड स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी। भाई सेंटर का हो तो इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी सेंटर की, और स्टेट्स का हो तो स्टेट्स की अलग से। ठीक है। तो अब इनका पूरा प्रोसेस कैसा होता है, तो इनमें मेनली चार कंपोनेंट्स है। पहले ज़्यादा कंपोनेंट्स थे पर 2006 के ड्राफ्ट में मेनली सिर्फ चार कंपोनेंट्स रखे। फर्स्ट इज स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, फिर पब्लिक हियरिंग और अप्रेजल। इसमें होता कैसा है, फर्स्ट इज स्क्रीनिंग कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट है, जैसे हमने कहा था वो कोल माइनिंग वाला, कि भाई कोल माइनिंग वाला प्रोजेक्ट हम लाए, उसका हम स्क्रीनिंग करें कि क्या भाई इसको
इसका स्क्रीनिंग होना मतलब इसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी। हाँ, तो मतलब होगा स्क्रीनिंग कि हाँ भाई इसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो उसके बाद आएगा स्कोपिंग। स्कोपिंग में क्या होगा कि भाई उसकी इम्पैक्ट हम देखेंगे कि एक्स वाई जेड प्रोजेक्ट यहाँ पे आएगा, कोई बिल्डिंग अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो उसकी इम्पैक्ट्स क्या क्या आएगी, आसपास क्या क्या इम्पैक्ट्स आएगी, सब कुछ हम देखेंगे। स्कोपिंग के बाद होगा पब्लिक हियरिंग कि भाई आसपास कोई जो जो लोग रह रहे हम लोग उनकी राय जाने, जो भी स्टेक होल्डर्स है आसपास, ट्राइबल से या कोई लोकल एरिया से, कोई स्कूल वूल है, जो भी हो, इवन कोई एनजीओ, कुछ भी हो, हम उनकी राय सुनेंगे भाई इसकी क्या क्या इम्पैक्ट्स आएगी। उसके बाद आएगा अप्रेजल कि भाई बेस्ड ऑन ऑल दिस फैक्ट्स, स्कोपिंग और पब्लिक हियरिंग के बाद अप्रेजल एक पूरा प्रोजेक्ट के एक पूरा रिपोर्ट बनाएंगी कि भाई अगर एक्स वाई जेड साइट यहाँ पे आएगी तो इससे इतने इतने फ़ायदे हो गए और इतने इतने इसके नुकसान हो गए, सेम प्रोज एंड कॉन्स। ऑन बेसिस ऑफ दैट अप्रेजल कमेटी एक रिपोर्ट बनाएंगी और वो भेजेगी अथॉरिटी को ऊपर, इसकी मिनिस्ट्री को, और फिर वो इसकी अप्रूवल देगी। या तो कहेगी अप्रूवल देनी हाँ यहाँ पे बनेगा, या ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड वो मना कर देगी कि भाई यहाँ पे बनाना नहीं है। सो ये पूरा प्रोसेस है ईआईए का, हम एक एक को देखते हैं। फर्स्ट स्क्रीनिंग, जैसे मैंने कहा कि भाई टू डिटरमाइन विच प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट रिक्वायर फुल और पार्शियल इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब यहाँ पे बस स्क्रीनिंग होता है, निकलना होता है। जैसे कोई प्रिलिमिनरी एग्जाम होती है तो वहाँ पे बच्चों को निकलना ही होता है, यहाँ पे हमें देखना है कि भाई आगे आगे के स्टेज के लिए कौन जाएगा। सेम तो यहाँ पे हमें बस देखना है कि भाई किसका असेसमेंट होगा और किसका नहीं होगा। देन वी कम ऑन स्कोपिंग। तो स्कोपिंग में क्या है कि भाई हमने चलो वहाँ पे कर लिया कि भाई हाँ एक्स वाई जेड है फील्ड, एक्स वाई जेड प्रोजेक्ट है, उनका स्क्रीनिंग होना चाहिए, उनका असेसमेंट होना चाहिए। तो फिर स्कोपिंग में क्या होता है कि भाई टू आइडेंटिफाई द की इशूज एंड इम्पैक्ट्स दैट शुड बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड, कि भाई एक्स वाई जेड माइन यहाँ पे बन रही है झारखंड में, तो उसकी क्या क्या इम्पैक्ट्स आएगी। फर्दर अ पब्लिक हियरिंग, ऑल द कंसर्न स्टेक होल्डर्स एंड पब्लिक हु हैव प्लॉसिबल स्टेक आर एसेटेंड, कि भाई आसपास जो भी लोग हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट आता है कि इससे कौन कौन इम्पैक्ट होगा, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन बीइंग, जो भी उससे इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल कोई डैम बन रहा है तो आसपास की कोई ट्राइबल पॉपुलेशन उससे इम्पैक्ट होगी, आसपास के गांवों की वो ज़मीन डूब जाएगी। सो उसका पूरा अपन इवन मतलब वो उनके कंसर्न्स है उस प्रोजेक्ट से, सो उन सब की अपन हियरिंग होगी कि भाई आप अपनी कंसर्न्स हमें कहो। उसके बाद आएगा अप्रेजल कि भाई ऑन बेसिस ऑफ पब्लिक हियरिंग स्कोपिंग एक अप्रेजल, एक कमेटी बनाएगी, अप्रेजल रिपोर्ट एक बनाएगी। डिटेल स्क्रूटिनी बाय एनवायरमेंटल असेसमेंट कमेटी एंड मेक रिकमेंडेशन टू रेगुलेटरी अथॉरिटी आइदर टू ग्रांट द क्लियरेंस और रिजेक्ट इट, कि भाई इस पूरी प्रोसेस के बाद एक रिपोर्ट बनाओ और कहो कि भाई क्या उसको ग्रांट देनी चाहिए या ग्रांट नहीं देनी चाहिए। सो 2006 से यही ड्राफ्ट चलता रहा था और मेनली ये 4 स्टेप्स होते थे, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक हियरिंग और अप्रेजल। तो अब क्या चेंज आया, तो अभी रिसेंटली ड्यूरिंग लॉकडाउन फेब मार्च में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया ड्राफ्ट लेके आई है, ईआईए ड्राफ्ट 2020, जिसकी वजह से अभी बहुत सारी अप्रोर हो रही है पान इंडिया, और बहुत सारे एनजीओ, एक्स आईएएस ऑफिसर्स ने प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारी मेल्स भेजे, नोटिफिकेशन भेजे कि पे आप इसको वापस ले लो। तो इस ड्राफ्ट में ऐसा क्या है, तो पहला इशू इसमें जो फैक्टर है वो है पोस्ट फैक्टर अप्रूवल। इस नए ड्राफ्ट में नए ड्राफ्ट क्या कहता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट आपको सेट करना हो, आपको शुरू करना हो, तो आप प्रोजेक्ट शुरू कर दो, उसके अप्रूवल आप बाद में ले लेना। जैसे वो हमने कोल माइनिंग का कहा था कि आप उसका प्रोसेस शुरू कर दो, उसका एनवायरमेंटल क्लियरेंस आप बाद में ले लेना। मतलब जो अपना जो बेसिक डेफिनेशन अपनी थी यहाँ पे यूएनईपी वाली कि भाई प्रोजेक्ट प्रायर टू डिसीजन मेकिंग, कि भाई प्रोजेक्ट प्रायर आपको अप्रूवल चाहिए, वही यहाँ पे वायोलेट हो रहा है कि भाई हम उसको बाद में अप्रूवल दे देंगे। पोस्ट फैक्टर अप्रूवल, द न्यू ड्राफ्ट अलाउज फॉर post facto approval for project. It means that the clearance for project can be awarded even if they have started a construction. पे आप काम चालू कर दो, बाद में आप अप्रूवल ले लेना। सो ऑब्वियसली अगर काम शुरू कर दिया तो थोड़ा बहुत तो डैमेज हो ही चुका होगा, आपने बहुत सारे ट्रीज काट दिए होंगे वो प्लान सेटअप करने के लिए। और यहाँ पे जो ड्राफ्ट कहती है कि भाई आप थोड़ी बहुत पेनल्टी दे देना, अगर मीनवाइल कुछ हुआ है, कुछ डैमेज, तो पेनल्टी, पर फिर भी वो मॉनिटरी जो पेनल्टी है वो उसका डैमेज तो भर नहीं पाएगी, जो 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 इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है वो तो हो चुका है। सो पोस्ट फैक्टर अप्रूवल इज द बिगेस्ट कंसर्न। उसके बाद आता है पब्लिक कंसल्टेशन, जो हमारे 4 स्टेप्स में जो थर्ड स्टेप था आफ्टर स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, इट वाज पब्लिक हियरिंग।
अब तक क्या था कि भाई जो भी स्टेक होल्डर्स थे उनको 30 दिन का टाइम दिया जाता था कि भाई आप अपनी 30 दिन में आप सब कुछ कहो कि भाई क्या क्या दिक्कत है। अब गवर्नमेंट ने उसको कम करके 20 दिन कर दिया। ऑलरेडी 30 दिन कम था, क्योंकि भाई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आता है, उसमें प्रोजेक्ट को बनने में ही 7-8 साल लग जाते हैं। कोई डैम, कोई वैली, कुछ भी बना रहे हो, इवन कोई कंस्ट्रक्शन साइट बन रही है तो उसको बनने में 5-6 साल लग जाते हैं। और पब्लिक हियरिंग का टाइम सिर्फ था 30 दिन। अब तो गवर्नमेंट ने उसको भी कम करके 20 दिन कर दिया है। सो इससे क्या दिक्कत होगी कि भाई मतलब इससे तो भाई मतलब वो मीनिंगलेस ही रह गया, पूरी ट्रांसपेरेंसी चली गई। ट्राइबल्स को अब पता ही नहीं होगा कि भाई ऐसा कुछ पब्लिक हियरिंग होने वाली है, कुछ पता भी है। सो दिस वुड बी द सेकंड कंसर्न। फर्दर इट इज स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट। ड्राफ्ट में गवर्नमेंट ने एक वेग टर्म रखी है बीच में, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई ऐसे कोई प्रोजेक्ट जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हो, कि मतलब जहाँ से नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती हो, वैसे प्रोजेक्ट्स हम पब्लिक डोमेन में रखेंगे नहीं। तो चलो वो बात सही भी है गवर्नमेंट की, भाई वैसे प्रोजेक्ट नहीं रखने चाहिए। पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि भाई इट वुड बी आवर फ्रीडम, वो तय करेंगे कि भाई कौन से प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन में आएंगे। नेवी आर्मी का वो ठीक है, बट यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी न्यूक्लियर प्लांट्स की। न्यूक्लियर प्लांट्स वुड बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स। पर उससे बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है आसपास जो लोग रह रहे, आसपास के जो गांव है वहाँ पे। लाइक जो इशू हुआ था वो था भावनगर के मीठी वीडी प्रोजेक्ट में, सेम हुआ था तमिलनाडु में। सो अगर न्यूक्लियर प्लान को सेट हो रहा है और उसको आपने स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट गिन लिया, तो फिर ईआई का क्लियरेंस आपको चाहिए ही नहीं। वो तो पूरा आपने मतलब वो आपने उसको बाहर ही रख दिया, आपको ऐसे ही उसको उसकी अप्रूवल मिल गई। ठीक है। एंड नाउ फोर्थ पॉइंट इज कंप्लायंस रिपोर्ट इशू। अब तक क्या था कि गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट दे दी, कोई अप्रूवल दे दी, उसके बाद आफ्टर एवरी 6 मंथ्स उनको एक रिपोर्ट सेंड करनी है कि भाई आपने हमें जिस बेसिस पे अप्रूवल दी है हम उसी बेसिस पे काम कर रहे हैं और हम कुछ भी वायोलेट नहीं कर रहे। अब गवर्नमेंट ने वो चेंज करके वंस अ ईयर कर दिया, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ओनली वंस अ ईयर। इससे क्या क्या होगा कि भाई ओनली वंस अ ईयर कर दिया गवर्नमेंट ने, तो पहले जो 6 मंथ वाला क्लोज था, तो 6 मंथ के टाइम में कुछ छोटे मोटे डैमेज हो गए तो वो तो दिखेंगे ही नहीं। अगर 6 मंथ वाला था तो मतलब वो एज अ डेटरेंट काम कर रहा था कि भाई 6 मंथ के बाद हमें रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब वो 1 साल वाला कर दिया। फिफ्थ पॉइंट वुड बी अ वायोलेशन। अब तक क्या था कि भाई कुछ वायोलेशन हो रहा है तो उसको कोई भी उसको रिपोर्ट कर सकती थी। अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, अब गवर्नमेंट ने सुओ मोटो बाय प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट और बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, अप्रेजल कमेटी और रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब मतलब कोई कोल माइनिंग का कुछ काम हम शुरू हो गया है और कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ वायोलेशन हो रहा है, तो उसको रिपोर्ट कौन कर सकता है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि भाई सुओ मोटो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट, कि भाई मैं ही चोरी कर रहा हूँ और मैं ही खुद आके कहूँगा कि हाँ भाई मैं चोरी कर रहा हूँ। सो इट वुड बी ऑब्वियसली मतलब जो नेचुरल जस्टिस वाला क्लोज है वो तो यहाँ पे दिख ही रहा है। यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट, गवर्नमेंट अथॉरिटी, अप्रेजल कमेटी और रेगुलेटरी अथॉरिटी। सो फिफ्थ पॉइंट है वो वापस वहाँ पे वायोलेशन हो रहा है। नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट इज एग्जम्पशन। अब तक क्या था कि कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग साइट्स को अप टू 20,000 स्क्वायर मीटर्स, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट 20,000 स्क्वायर मीटर तक का हो तो आपको ईआई की क्लियरेंस नहीं चाहिए, आप ऐसे ही अपना काम शुरू कर सकते हो। अब गवर्नमेंट ने वो लिमिट बढ़ा के 1,50,000 कर दी, 1,50,000, कि भाई अगर 1,50,000 स्क्वायर मीटर की कोई साइट हो कंस्ट्रक्शन की तो आपको अप्रूवल नहीं चाहिए। हमें पता है कि भाई बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन साइट एक बहुत बड़ी जीएचजी की एमिटर है ग्रीन हाउस गैस की। मतलब इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, ऑलमोस्ट 7 फोल्ड वो बढ़ा दिया, तो यहाँ पे वापस दिक्कत आएगी। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनिशियली दे हैड एक्सटेंडेड द डेट टिल June 30, कि भाई June 30 तक आप अपनी राय दो कि भाई इसमें क्या क्या इश्यूज है और हम उसके ऊपर सोचेंगे और शायद ऐसा हो तो हम ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस लाएंगे। पर फिर दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बीच में आया और August 31 तक डेट एक्सटेंड की है। अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे जो नेचुरल जस्टिस वाला क्लोज है, इवन जो प्रिकॉशनरी वाला क्लोज है, वो सारे वायोलेट हो रहे हैं, क्योंकि जो 30 दिन से 20 दिन कर दिया, फिर भी जो पोस्ट अप्रूवल दे दी, पोस्ट फैक्ट अप्रूवल दे दी, वो सारा एंटी डेमोक्रेटिक है और उससे बहुत सारा अपन को इकोनॉमिक और इवन एनवायरमेंटल और सोशल डैमेज होगा। तो एक बार हम वापस पूरा देख लेते थोड़ा सा कि भाई इसमें क्या क्या इश्यूज है। जो जो 4 कंपोनेंट्स थे वो है स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक हियरिंग एंड अप्रेजल। अब क्या क्या इसमें इश्यूज है कि भाई पहला पोस्ट फैक्टो अप्रूवल, कि भाई पहले आप काम शुरू कर दो, अप्रूवल बाद में ले लेना। सेकंड इज ए पब्लिक कंसल्टेशन, 30 दिन से 20 दिन कर दिया।
फिर स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट, वहाँ की भाई वो वेग टर्म बीच में रख दी कि भाई हम लोग डिसाइड कर देंगे भाई ये वाला प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है तो अप्रूवल लेनी ही नहीं है। चौथा, रिपोर्ट अब तक 6 मंथ में एक बार देनी थी, अब साल में एक बार देनी है। फिर वायोलेशन कि भाई सुओ मोटो ही प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट कहेगा, बाकी कोई उसको रिपोर्ट कर ही नहीं पाएगा कि भाई हाँ मैंने खुद ने चोरी की है। एंड लास्ट वॉज एग्जामेशन कि भाई 20,000 से 1,50,000 कर दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट ब्रीफली। थैंक यू वेरी मच।